आप सुन रहे हैं विविध भारती। विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं नमस्कार। आज की विविधा में हम लाए हैं खास कार्यक्रम विश्व रंगमंच दिवस के मौके पर परिसंवाद। इस परिसंवाद का विषय है रंगमंच की वर्तमान स्थिति। सहभागी ओम कटारे, प्रीता माथुर, शैली सथ्यू और सौरभ नैयर। इनसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं इस परिसंवाद की पहली कड़ी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और इस समय विविध भारती के स्टूडियो में थिएटर से जुड़ी 4 शख्सियत मौजूद हैं। आज हम एक डिस्कशन करने जा रहे हैं जो विश्व रंगमंच दिवस के मौके पर हमने विविध भारती में आयोजित किया है। सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रीता माथुर का। प्रीता जी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, थैंक यू। प्रीता जी अंक थिएटर ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और बहुत लंबे समय से थिएटर कर रही हैं। और अब इसके बाद स्वागत किया जाए ओम कटारे जी का। ओम जी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। कैसा लग रहा है विविध भारती में आके? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा, बिकॉज यहाँ मैं दूसरी बार आ रहा हूँ जी। और यहाँ की यादें और यहाँ जो जगह है, खुलापन है, यहाँ बहुत खूबसूरत जगह है ये जी। बहुत शुक्रिया। और अब स्वागत किया जाए शैली का। शैली सथ्यू बहुत बहुत स्वागत आपका। और शैली जी आपके थिएटर ग्रुप का नाम है गिल्लो रेपरेटरी। जी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मुझे आज बुलाने के लिए, और उम्मीद है कि इस चर्चा में मैं कुछ योगदान कर पाऊँ। बिल्कुल। शुक्रिया आने के लिए। सौरभ हमारे साथ हैं, सौरभ नैयर। सौरभ अपना परिचय दीजिए और अपने समूह के बारे में बताइए। मेरे थिएटर ग्रुप का नाम है जुबली थिएटर फाउंडेशन और मैं काफ़ी समय से, मतलब 2000 सन में मैंने स्टार्ट किया था। जबलपुर से थिएटर की शुरुआत मैंने की थी विवेचना रंग मंडल से, और अभी 2005 से मैं मुंबई में हूँ। बिल्कुल। तो ये हमारे 4 मेहमान हैं जिनसे हम थिएटर पर डिस्कशन करने वाले हैं। और मुझे लगता है प्रीता जी, जैसे कि परिचय सबसे पहले आपका दिया, तो शुरू आपसे ही करते हैं। मुझे ये बताइए कि इस समय रंगमंच की सबसे बड़ी चुनौती मुंबई में थिएटर करते हुए आप क्या देख रही हैं? एक्चुअली इस समय सबसे बड़ी चुनौती वही है जो हमेशा रही है कि ऑडियंस आनी चाहिए थिएटर में। थिएटर बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, हर जगह अच्छा काम हो रहा है। हम लोग तो 50 साल से, दिस ईयर अंक विल कंप्लीट 50 years ऑफ थिएटर इन दिस सिटी। एंड काम हम देख रहे हैं कि ज्यादा थिएटर ग्रुप्स पनप रहे हैं, बहुत सारा काम हो रहा है, नंबर ऑफ थिएटर्स बढ़ गए हैं, लेकिन ऑडियंस जो आनी चाहिए, जितनी तादाद में आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है। और इसकी क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम है, ये हम लोगों को इस पे विचार करना जरूरी है। ये जो बात आपने कही कि जो इस समय सबसे बड़ी समस्या है, ये वही समस्या है जो हमेशा से थी। यस। ये सवाल बहुत चिंता में डालने वाला है। तो ये जो समस्या इतने समय से चली आ रही है वो आज भी है। शैली क्या लगता है आपको कि आप भी यही समस्या देख रही हैं? बम्बई में हाँ, ऑडियंस की कमी है पब्लिक शोज में। और मैं क्योंकि बच्चों के लिए शोज करती हूँ, तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आगे चलकर जो बच्चे अभी थिएटर देख रहे हैं वो बड़ों के नाटकों में दर्शक बनेंगे। तो बच्चों को थिएटर दिखाने की जो एक आदत डालने की बात है, उसकी भी कमी है। वो बने तो फिर वो आगे जाके एडल्ट ऑडियंस बन सकते हैं। बहुत जरूरी मुद्दा आपने रखा है। और ये यहाँ मुझे एक सवाल मुझे लगता है कि वो यहाँ शामिल करके फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ों को थिएटर तक लाना मुश्किल है या बच्चों को? बच्चे तो बंद ही ऑडियंस होते हैं जी। आप स्कूल में चले जाइए, 500 बच्चे, 1000 बच्चे मिल जाते हैं जी। लेकिन जब हम पब्लिक शो करते हैं तब तो पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं ना, टिकट खरीदनी है, कब जाना है, शेड्यूल करना। तो बच्चों का थिएटर भी बड़ों के ही हाथ में है उस तरह से जी। क्योंकि बच्चे खुद तो नहीं बुकिंग करेंगे टिकट्स। बिल्कुल। तो ये भी एक चुनौती है। ओम जी, प्रीता जी ने कहा कि हम 50 साल से इस शहर में थिएटर कर रहे हैं,
आपने कितने बरस पूरे किए और क्या ये वाली समस्या आप भी उतने ही साल से महसूस कर रहे हैं? मैं अंग से बहुत छोटा हूँ। दिनेश जी मेरे गुरु रहे हैं जी। और मेरी संस्था को भी जनवरी में 47th ईयर हुए हैं और हम यात्री कह लीजिए पैदा ही पृथ्वी पे हुआ था। जी जी। 16 जनवरी 79 को। तब से हम लगातार काम कर रहे हैं। अब प्रीता जी ने जो कहा वो समस्या तो है। हालांकि पृथ्वी थिएटर ने बहुत सारी हेल्प की है इसमें कि टिकट ऑडियंस डेवलप हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज है हमारे यहाँ सदियों से मुफ्त में नाटक देखने की जो परंपरा चली आ रही है, बम्बई में थोड़ी कम है, दूसरे शहरों में तो बहुत ज्यादा है। और मैं हर साल कहीं भी जाता हूं तो यही कहता हूं कि नाटक मुफ्त में देखना बंद कीजिए। जब तक नाटक मुफ्त में देखना बंद करने की परंपरा खत्म नहीं होगी तब तक देश में थिएटर कभी पनप ही नहीं सकता। संस्थाएं आएंगी, अपनी जेब से लोग पैसे लगाएंगे, डूब जाएंगे, फिर वो बंद हो जाएंगी, फिर लोग जमा होंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन अपने दम पर संस्थाएं तभी चलेंगी जब काउंटर पे लोग टिकट लेके नाटक देखें, हाउसफुल हो और संस्थाओं के पास समृद्ध हो पैसा, ताकि वो कलाकार को भी पैसा देके रोक सकें। बिल्कुल, बहुत इसकी शुरुआत पृथ्वी थिएटर ने की और कहीं ना कहीं हम लोग सफल हुए, तभी 47th ईयर हुए हैं। प्रीता जी भी, दिनेश जी भी इतने सालों से काम कर रहे हैं और भी संस्थाएं हैं, नादरा जी हैं जैसे, इप्टा हैं, इतने सालों से कर रहे हैं काम। लेकिन टिकट ऑडियंस डेवलप करना पृथ्वी और एनसीपी के बियॉन्ड, इट्स टू डिफिकल्ट। जी जी। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों में नए थिएटर छोटे छोटे बने हैं और बहुत सारे नाटक वहां भी हो रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है कि वहां पर इनवाइटीज की ज्यादा आदत हो गई है कि मतलब उन प्लेस को, पासेस लेकर, तो अभी जब ये आप आदत डाल देंगे ना किसी को कि पास देने की, तो वो अगली बार टिकट कभी नहीं लेगा। वो यही इसी इंतजार में होगा कि उसको पास कब मिलेगा। सो दिस इज काइंड ऑफ करप्टिंग आई थिंक आवर ऑडियंस। सौरभ, मैं यही बोल रहा हूँ कि जो शैली जी ने कहा कि ऑडियंस की कमी है, लेकिन ऑडियंस कैसे बनाई जाए। जैसे वो बहुत अच्छा बच्चों के साथ काम कर रही हैं जो आपकी आगे आने वाली ऑडियंस है। तो मैं कहूँगा जैसे क्षेत्रीय भाषाओं की बात है, चाहे वो मराठी की बात हो, चाहे गुजराती की बात हो, और हर परिवार में कल्चर बना है कि चलो नाटक देखने जाते हैं। तो हमें हिंदी के साथ भी वही करना होगा कि हमें कैसे वो तरीके देखने पड़ेंगे कि कैसे हम वो आदत में डालें। और जैसा ओम जी ने कहा कि भाई इनवाइटी और पास वाली आदत से तो हम दूर रहें, बल्कि आप अगर सामर्थ्य है, आपको मतलब इनवाइटी के तौर पे बुलाया गया, तो आप तो सबसे जल्दी, आप पहले वो व्यक्ति होने चाहिए जो पे करके आए। बिल्कुल। देखिए, जब हम लोगों ने पास दिए भी जा रहे हैं, हाँ, तो भी व्यक्ति में ये जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि थिएटर ग्रुप्स बहुत मुश्किल से अपना काम कर रहे हैं। उसकी वजह तो अगर पास दिया गया है तो भी हम कुछ एक अनुदान, कुछ एक नहीं, एक्चुअली जब शुरू किया था ओम जी ने, दिनेश जी ने थिएटर शुरू किया था, तब हमने ये पाया, और आप ओम जी भी शायद ये बात कहेंगे, कि हमारी ऑडियंस, हिंदी थिएटर की ऑडियंस उस समय ऑलमोस्ट नील थी। धीरे 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 स्ट्रगल के साथ क्रिएट हुई है हिंदी थिएटर वॉचिंग ऑडियंस। लेकिन ये हिंदी भाषी लोग नहीं है जो हिंदी थिएटर देखते हैं, वो ज्यादातर गुजराती हैं। ओहो, ओम जी क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि हिंदी बोलने वाले जितने लोग हैं उनसे आप अगर नाटक की बात करेंगे तो नाटक क्या होता है उनको पता ही नहीं। मुझे याद है एक इंसिडेंट, हम लोगों का एक प्ले था चिंता छोड़ चिंतामणि, उसके करीब हम 450 शो कर चुके हैं। शो के बाद मैं कैंटीन में खड़ा था, पानी पी रहा था, तो एक फैमिली ने आके पूछा मुझसे कि बोला कि अरे हम आपका नाटक चौथी बार देख रहे हैं, पहले खुद आए, फिर बच्चों को लेके आए, पिताजी माँ को लेके आए, बहुत अच्छा लगा, ऐसा वैसा। फिर बोले आप काम क्या करते हैं? तो मैंने कहा मैं यही काम करता हूँ। नहीं, ये तो नाटक है समझे, लेकिन आप काम क्या करते हैं? तो सबसे बड़ी समस्या है, इसको काम ही कोई नहीं समझता है जी। जब आम आदमी इसको काम नहीं समझेगा तो कहां से वो इसको काम समझ के टिकट लेंगे? मराठी गुजराती में ऐसा नहीं है। जिस तरह बच्चे को हम लोग मंदिर ले जाते हैं, उसी तरह बच्चे को नाटक दिखाने वो ले जाते हैं, इसीलिए वहाँ परंपरा है। बड़ा होते होते बच्चा ये जान जाता है कि मराठी थिएटर में कितने अच्छे डायरेक्टर हैं, कितने अच्छे एक्टर हैं, बट हिंदी में ऐसी प्रथा नहीं है। हालांकि आप देखिए, इप्टा पर करीब 80 साल से ये लड़ाई लड़ रही है और अभी भी लड़ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पृथ्वी के बाहर जाते हैं उनको भी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। क्या दूसरी भाषाओं का रंगमंच हिंदी की तुलना में, अगर हम मुंबई शहर में बातें करें, ज्यादा समृद्ध है? एक एक करके हम आप सभी को सुनना चाहेंगे। प्रीता जी। गुजराती का अलग इकोनॉमिक्स है, बिल्कुल ही अलग तरीका है। मराठी में तो ऑल काइंड्स ऑफ प्लेज आर देयर, प्रायोगिक है,
कमर्शियल है, सब कुछ है, सब चलता है। बिकॉज जैसे अभी ओम जी ने कहा कि हाउस होल्ड बजट में एक कैटेगरी है थिएटर उनके लिए, तो उसके लिए भी जैसे आप दाल चावल के लिए पैसे निकालते हैं, उसके लिए थिएटर के लिए भी निकालते हैं। तो वहां तो परंपरा है ही है। गुजराती का एक अलग ही इकोनॉमिक माहौल है। वहां पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं हमारे, एटलीस्ट बॉम्बे में, मतलब दे आर जैन ग्रुप्स, वॉट एवर ग्रुप्स, 10 सपोज होंगे। ये मतलब सोसाइटीज हैं जो अपने सारे मेंबर्स को हर साल 2 या 3 प्ले दिखाती हैं। गुजराती प्लेस प्रोड्यूस होते हैं उनके लिए। तो अगर इफ आई एम अ गुजराती थिएटर ग्रुप पर्सन, मेरे गुजराती थिएटर कंपनी है, तो मैं इन 9 या 10 ग्रुप्स के लिए एक बार मैं अपना नाटक कर लूंगी 1 साल में। फिर मैं बाहर अहमदाबाद में जाके उनके लिए कर लूंगी। तो आई एम सक्सेसफुल इन द ईयर। हो गया मेरा काम। 10-12 महीने का, साल भर का काम समझ में आता है। वहां पर क्या है, एंटरटेनमेंट के नाम पे वीकेंड थिएटर ही है। मराठी में ऐसा नहीं है, मराठी में हर रोज थिएटर होता है, बट गुजराती में हर रोज नहीं होता है। वहां पे सिर्फ सैटरडे संडे होगा। सैटरडे को जो शोज होते हैं वो किसी न किसी ग्रुप ने लिए हुए होते हैं। ओके। सो वहां वैसी परंपरा नहीं है कि जैसी मराठी में है या बंगाल में है, लेकिन वहां एंटरटेनमेंट के नाम पर सिर्फ गुजराती थिएटर ही है। लेकिन भाषाई थिएटर जो है वो टिकट लेकर देखा जा रहा है। हाँ, बिकॉज वहां शुरू से वैसी परंपरा है, और वो परंपरा धीरे धीरे लोगों को पता है कि ये नाटक देखना है तो टिकट लेना है। शैली, आप क्या कहती हैं कि हिंदी इस मामले में थोड़ा पीछे है, हिंदी वर्ग? देखिए, बम्बई में मुझे लगता है सबसे बड़ा डिफरेंस जो है अलग अलग भाषा के लोगों का, वो क्लास बेसिस पे है। अगर आप मराठी थिएटर देखेंगे तो वो वर्किंग क्लास से अपर क्लास सभी लोग देखते हैं। जी, करेक्ट। गुजराती में लोअर मिडिल क्लास वाले भी देखेंगे और अपर क्लास भी देखेंगे वही थिएटर। लेकिन हिंदी में वो नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, सांता क्रूज मार्केट में जहां से मैं सूटकेस और ये प्रॉपर्टीज रखने के लिए ट्रंक खरीदती हूँ टीन की, वो दुकानदार भी नाटक देखता है 12 बार साल में। महीने में 1 टिकट मिलती है उसको। कहते हैं हमारे मंडल का स्कीम है, हम मेंबरशिप देते हैं और साल में। हाँ। तो इस तरह के लोग भी जो मतलब दुकानदार हैं, अलग अलग काम से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी थिएटर देखते हैं। आम लेकिन जनता हिंदी तक बात जा रही है। जनता तक। लेकिन हिंदी रंगमंच में वर्किंग क्लास जो है या जो जनता है, आम इंसान जो है, उन तक थिएटर नहीं पहुंचता। उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो तबका पलायन करके मुंबई में आए, जो माइग्रेंट्स हैं, उनके पास समय ही नहीं है कि कहाँ थिएटर और क्या और प्राइस। बिल्कुल। तो जैसा प्रीता जी ने कहा कि उनकी सोसाइटीज जो होती हैं, वो एक कल्चर 100 साल पुराना है। जो ओम जी ने भी कहा, तो अब मराठी में कॉम्पिटिशन्स का भी बहुत एक मतलब प्रथा है। ग्रेट फिलिप। तो यूथ बहुत जुड़ा हुआ है। हिंदी थिएटर में यूथ नहीं जुड़ा हुआ है बम्बई में। हिंदी में यूथ सिर्फ आपका ब्लिंकिट डिलीवरी कर रहा है या गाड़ी चला रहा है या ऑटो चला रहा है, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किलात से बम्बई में जद्दोजहद की जिंदगी है। और जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब वो हैं जो थिएटर करने नहीं आए, थिएटर के थ्रू कहीं पहुंचना चाह रहे हैं। तो दूसरों वो का आए थिएटर हैं। नहीं देखते। वो यंगस्टर जरूर है। देखिए, मुझे याद है मेरी बिल्डिंग में एक मराठी फैमिली थी, तो एक दिन संडे को वो अपनी बच्ची को कहीं ले जा रहे थे। मैंने सोचा मंदिर ले जा रहे हैं, तो मैंने कहा बोले इसको थिएटर दिखाने ले जा रहे हैं। वाह वाह वाह। सो मेरा मतलब वो जो बात थी उनके लिए बहुत प्राउड की बात होती है। हिंदी थिएटर में जो हिंदी थिएटर देखते हैं वो प्रिविलेज्ड पीपल हैं। बहुत बड़ा मुद्दा। आई एम गोइंग टू सी प्ले एट पृथ्वी और एनसीपीए, वो थोड़ा कॉलर अप करने वाली बात है। सो ये जो है ना, जैसा शैली जी ने कहा, वो जो आम आदमी तक पहुंचने वाली बात है, आम आदमी पहुंचने के लिए पृथ्वी भी कोशिश करती है ट्यूसडे को 200 रुपए का टिकट रखें ताकि आम आदमी भी शो देखे, स्टूडेंट्स देख पाए। हाँ, सब देख पाए, जो नया थिएटर करने वाले वो भी देखें। लेकिन उससे बात बन नहीं रही है जब तक थिएटर इंडिपेंडेंट नहीं होगा। मुझे एक बार याद है, पृथ्वी थिएटर पे एक सेमिनार हुआ था, उसमें श्री सोनटके साहब थे। उन्होंने कहा था कि जब तक खिड़की पे हाउसफुल होकर नाटक नहीं चलेगा तब तक नाटक चल ही नहीं सकता कहीं। जी जी जी। मेरा ये कहना है, बिकॉज 47 ईयर्स से हम कर रहे हैं, हम किस विश्वास से हम या प्रीता जी या इप्टा वाले या सौरभ जी पृथ्वी थिएटर पर शो करते हैं और सोच के चलते हैं दर्शक आएंगे ही। अगर आपका नाटक ठीक ठाक है तो दर्शक आएंगे ही। दूसरी जगह हम लोगों को रोज ट्रैक करना पड़ता है, कितने लोग आ गए, कितने टिकट बिके, क्या है क्या नहीं है। तो मतलब फिर कब तक ये कब खत्म होगा ये? बिल्कुल। सौरभ, आपको क्या लगता है कि भाषाई मुकाबला जो चल रहा है उसमें हिंदी
के जो रंग दर्शक हैं उनकी क्या स्थिति लग रही है? नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें तो सभी ने बोल चुकी हैं इस बारे में, लेकिन मैं बस सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये आदत वाली बात है कि आप पहला तो इसकी आदत डालें कि पैसे दे के टिकट लें, और ये है कि आप पहुंचे थिएटर देखने। आप मतलब कोई नई फिल्म आई उसके आपको ट्रेलर भी पता होगा, ये आ गया, ये इस तारीख को रिलीज हो रही है। आपकी एजुकेशन या आप बोले आपको वो स्वाद चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है थिएटर का। जैसे जब हम रंगमंच करने वालों को कुछ ना कुछ एक स्वाद आ रहा है, इसलिए हम अभी तक कर रहे हैं या इतने सालों से कर रहे हैं, तो वो स्वाद जब दर्शकों को आ जाएगा तो मेरे ख्याल से वो पहुंचेगी खुद से। और सारे ग्रुप, मैं कह रहा हूं कि हर तरीके के, ये नहीं है कि लोग 1000 वाला शो है, टिकट का प्राइस ज्यादा इसलिए नहीं आ रहे, हर तरीके के होते हैं। जैसे ओम जी ने कहा कि वो 200 रुपए में पृथ्वी ट्यूसडे को देते हैं, तो अगर आपकी सच में दिली इच्छा है और आप जाना चाहते हैं तो बहुत सारे स्पेस ओपन हो चुके हैं। आराम नगर में भी पृथ्वी तो है ही, मुझे लगता है कि पैसा प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। क्यों, मैं आपको बताऊं, आप किसी भी थिएटर में जाइए, 200 रुपए का टिकट लेने वाला आदमी 400 रुपए का खाना खाता है पृथ्वी के बाहर, 50,000 का फोन रखता है, तो पैसे की प्रॉब्लम कहाँ है? संस्कार की समस्या। आज एक्टर के पास, हम लोग जब झोला लटका है पृथ्वी पे, दाढ़ी बड़ी हुई है, कल खाने का ठिकाना नहीं है, वहां से शुरू करके यहाँ पहुंचे हैं। आज एक्टर हमारे पास आईफोन के साथ आता है और फिर उसको बोलो कि यार टिकट लेके शो देखो, टिकट लो, तो वो टिकट नहीं लेगा, या अपने दोस्तों को नहीं बोलेगा जिनके पास आईफोन है। ये मेंटेलिटी जो है ना, मानसिकता जो है ना, नाटक को मुफ्त में देखने की मेंटेलिटी है, इसको खत्म करना ही पड़ेगा। और ओम जी, ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये मैं दूसरी ऑडियंस की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो रंगमंच कर रहे हैं, हाँ, इवन वो खुद भी नहीं करते हैं कि वो अपने दूसरे नाटकों में बोलेंगे कि शैली जी आपका नाटक हो रहा है। मैं आपको बताऊं, मैंने पृथ्वी थिएटर में मैं किसी को पास नहीं देता हूँ, एक्टरों को देता ही नहीं हूँ। मैंने कहा जिसको लेना है टिकट लो, बस खत्म बात। कम से कम 2 लेंगे, 4 लेंगे, फिर भी वो एक आध फोन करके एक आध पास हो सकता है क्या आज? मैंने कहा नो पासेस। एक बार बोल दिया, खाली रहने दो सीट, आदत पड़ने दो बस। सो अपने आप धीरे धीरे सबको करना पड़ेगा, मुझे लगता है पूरे देश के लोगों को सबको करना पड़ेगा। और नॉट ओनली इन बॉम्बे, प्रॉब्लम ये है कि जो छोटी जगहें हैं ना, जैसे जाबलपुर में तो फिर भी वो टिकट लगाते हैं, बीकानेर में हम लोग इतना थिएटर करने जाते हैं, बीकानेर थिएटर फेस्टिवल बड़ी चीज बन गई है, लेकिन हर प्ले फ्री में दिखाया जाता है वहां पर। तो वो आदमी जब अगर बम्बई आएगा, या उसका बेटा या उसका बेटा, जो भी कोई न्यू पीपल विल कम फ्रॉम, उनकी तो यही आदत पड़ी हुई ना, तो वो काहे को टिकट लेके देखेंगे। नए लोग थिएटर कर रहे हैं, बहुत सारे यंग लोग थिएटर कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरे का नाटक टिकट लेकर नहीं देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इस सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जो नौजवान हैं वो काफी थिएटर देखते हैं और टिकट लेकर थिएटर देखते हैं। साल पे साल कुछ यहाँ कुछ वहाँ, मतलब चेंजेस होते होंगे, डेटा तो नहीं है मेरे पास इसके लिए, लेकिन अभी चीजें बदल रही हैं जी। यंग पीपल आर वॉचिंग थिएटर, बट जो लोग थिएटर कर रहे हैं, यंग पीपल, दे आर नॉट वॉचिंग टिकट लेके दूसरों का थिएटर नहीं देखते। मुझे लगता है कि ये जो सेक्शन है, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आई है कि न सिर्फ दर्शकों को हिंदी नाटक टिकट लेकर देखना चाहिए, बल्कि जो लोग थिएटर कर रहे हैं उन्हें भी एक दूसरे के नाटक टिकट लेकर ही देखने चाहिए। इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बीच बीच में हम इस कार्यक्रम को कुछ फिल्मी गानों से सजाएंगे, तो सबकी बारी एक एक करके आएगी। प्रीता जी, पहला गाना आपकी पसंद का बजाते हैं? अरे, ये एक दिनेश जी की फिल्म का गाना है जो हम हमेशा सुनना पसंद करते हैं जी। कई बार यूं ही देखा है। ये जो मन की सीमा रेखा है, रजनीगंधा फिल्म का ये गाना, सलील चौधरी की तरफ सुनते हैं ये गाना। कई बार यूं ही देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। राहों
खिले हैं फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रख लूं मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। जानू ना उलझन ये जानू ना, सुलझाऊं कैसे कुछ समझ ना पाऊं। किसको मीत बनाऊं, किसकी प्रीत भुलाऊं। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे। रजनीगंधा का ये गाना हमने सुना, और इससे पहले ये बातचीत हो रही थी कि लोग टिकट लेकर नाटक देखने नहीं जाते हैं। हिंदी में ये परंपरा जो है ये थोड़ा मुश्किल में डाल रही है। क्या आपको लगता है कि ये वही लोग हैं जो महंगी टिकट लेकर मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखने जाते हैं पर थिएटर देखने से कतराते हैं? प्रीता जी, सबसे पहले आप बताएं। बिल्कुल, अभी एक्चुअली तो देखा जाए तो आप कोई फिल्म देखने जाए थिएटर में, वहां पे भी आपको दिखेगा कि लोग बहुत कम हैं। लेकिन डेफिनेटली 1000-2000 रुपीज वो खर्च कर लेंगे मल्टीप्लेक्स में जाके देखने के लिए, लेकिन प्ले देखने नहीं आएंगे। और जब आपसे मिलेंगे तो अरे लाइव शो इज द बेस्ट, मुझे देखना है, मुझे देखना। ये जो मुझे देखना है और मैं देख रहा हूँ, इसके बीच का जो फासला है ना, इसका क्या क्या है? इसकी एक और वजह है। मुझे लगता है कि पहले का जो माहौल था, जहाँ सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया में एक छोटी सी ऐड हुआ करती थी, वो भी शब्दों में, टुडे 6 and 9 PM पृथ्वी थिएटर पर ये प्ले, अब वो डिस्प्ले में चली गई, डिस्प्ले से डिजिटल पे चली गई। तो इतना सब ऑप्शन हो गया है लोगों के पास कि उनको कई बार समझ में नहीं आता, चूज करना बहुत मुश्किल हो जाता। फिल्म देखें, OTT पे देखें, ये है वो है वो है, तो उसके बीच में कहीं थिएटर खो गया है। और ये लाइव शो के नाम पे बहुत सारा स्टैंड अप कॉमेडी भी आ गया है। छोटे छोटे स्टूडियोज में स्टैंड अप कॉमेडी जिनका खर्चा बहुत ही निल है, एंड पीपल लाइक टू लाफ। दूसरी चीज एक और है कि हर शहर में इवेंट कंपनियां खुल गई हैं। पहले जैसे हम लोगों का ये प्ले है, हद कर दिया आपने, 97 में किया था, और इतना करीब 40-50 शहरों में हमने उसको खेला, और कोई PR वगैरह करने की जरूरत थी। नाटक जो देखे गए उन्होंने ही कहा। अब हर शहर में एक इवेंट कंपनी है, तो जैसे मुझे अगर नाटक करवाना है, बम्बई का लाना है, तो मैं इवेंट मैनेजमेंट को बोलूंगा। अब इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मुझे या प्रीता जी को जानती है कि नहीं, वो उसका कुछ पता नहीं, तो वो उनको बुलाएगा जिनको वो जानते हैं। और अब वैसा हो गया पूरे देश भर में, लोग बर्डन नहीं लेना चाहते कि कौन फोन करके पूछे कि बम्बई में कौन शो चल रहा है। बोले यार मुझे ये शो चाहिए, एक हिंदी नाटक चाहिए, जरा मालूम करो। तो उसके टच में कौन लोग हैं, हमको तो पता नहीं वो कौन है। सो ये सब जो है ना बिखर गया है, ये बाजार बन गया है। हाँ, बहुत सारा है ये। अब आप मुझे बताइए, फोन पे देखते देखते आप घुस रहे हैं, कोई सीरीज देखते देखते थिएटर में घुस रहे हैं, आपके दिमाग में उसी का सीन चल रहा है, फिर आपको कहा जाता है अपना फोन बंद कर लीजिए, तो 10 मिनट बाद तो आपका नाटक देखने में इन्वॉल्वमेंट होता है। और वहां कुछ अच्छा नहीं चल रहा हुआ तो वो भी आप गया आपका नाटक। क्या लगता है शैली कि थिएटर मतलब टॉकीज में लोग ज्यादा जा रहे हैं, थिएटर में कम जा रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए, सिनेमा एक अलग आर्ट फॉर्म है, रंगमंच एक अलग आर्ट फॉर्म है। इन दोनों को कंपैरिजन आप तभी करेंगे जब आप अहमक हो। तो इस टॉपिक पे हम जाएंगे ही। अच्छा, लाइव शो इज अ लाइव शो। ये जो अभी बात ओम जी भी कर रहे थे, मेरा सोचना थोड़ा सा इससे अलग है।
मुझे लगता है कि लोग थिएटर देखने आते हैं और टिकट वाला जो हिसाब है वो बिल्कुल जो प्रीता जी ने कहा कि फ्री का थिएटर देखने की आदत है, लेकिन हिंदी भाषी जो समाज है, जो मतलब जिनको बीमारू राज्य बोला जाता है, तो इन सभी जगह पर सामाजिक और सांस्कृतिक लेवल पर रंगमंच को वो ओहदा नहीं दिया गया है जो आपको चाहे केरल में मिले या कर्नाटक में मिले या महाराष्ट्र में मिले या बंगाल में मिले या गुजरात में मिले। करेक्ट। कलाकारों को स्कूल की दीवारों पर उनकी तस्वीरें लगी हैं। वाह। लेखकों की, गिरीश कार्नाड जी की तस्वीर आपको हजारों प्राइमरी स्कूल में मिलेंगी कर्नाटक में। जी करेक्ट। प्रेमचंद जी की तस्वीर आपको नहीं मिलेगी यूपी में। सही है। इवन तो मराठी में रिस्पेक्ट जो है परफॉर्मर्स को, कलाकारों को, क्योंकि ये इसमें कास्ट का इशू भी आता है। पुराने जमाने से जो एक अलग कास्ट के लोग, चाहे आप भांड हो या आप नचनिए हो, अभी भी वो मेंटालिटी एक एज ग्रुप और एक नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडियन लोगों में वो है। नई पीढ़ी जो मेट्रोज में ज्यादा उनका कल्चर रहा है, लेकिन उनके घरों में वो कल्चर नहीं है। तो ये उनको अपना कल्चर बनाना, वो एक अलग, मतलब उसका ग्राफ ही अलग है। एक चीज जो है वो आपके घर के माहौल में है, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो रंगमंच हो, मौसीकी हो, ये सब चीजों को निचला नहीं देखा जाता है, जबकि हिंदी भाषी एरिया में इसे निचला काम देखा जाता है आज की तारीख में भी। पिछले साल हमने सीतापुर के करीब 60 स्कूलों में जाकर, गांव में जाकर नाटक किए हैं। वो टीचर्स ही हमको ऐसे देखते थे कि ये क्या लोग आ गए हैं। आज भी वो मानसिकता है। तो ये मानसिकता की बात है, सिर्फ पैसों की बात नहीं है। तो सौरभ, तुमको क्या लगता है कि ये सहजता अभी तक नहीं आई है नाटकों को लेकर, और सिनेमा को लेकर एक अलग तरह का आकर्षण है? नहीं, सिनेमा का तो आकर्षण मैं कहूंगा कि जैसे मैं अपने घर से ही शुरुआत करता हूं कि जब थिएटर के लिए मैंने अलग अलग जगह जब गया, चाहे वो दिल्ली हो, भोपाल हो, या फिर जब मुंबई आए, क्योंकि फैमिली में कोई ऐसा नहीं था नाटक वाला, तो उनको इमेज क्या दिखती थी, अच्छा नाटक के लिए जा रहा है, मतलब वो रंगमंच नहीं होगा, वो फिल्में होंगी। और नो डाउट कि आप एक शो करोगे जिसमें आपके 200, 300, 400 ऑडियंस आ रही है, और एक कोई फिल्म या ये आती है, उसको ओवरऑल उसका ऐसा प्रचार प्रसार होता है, और दोनों अपने अपने, जैसे शैली ने का कंपैरिजन नहीं है कि वो अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मेन चीज है कि आकर्षण तो है, लेकिन आप अपना जो काम कर रहे हैं, जैसे उसको मान्यता देने वाली बात जो कही है कि आप की चीज जो कर रहे हो उसको ये ना कहा जाए नाटक के अलावा क्या कर रहे हो, ये चीज नहीं आए। जब उसको वैसी स्वीकृति मिलेगी कि भाई हाँ ये भी एक कार्य है। मैं सही कहूंगा कि मुंबई में बहुत है ये कि ये मैं कह रहा हूँ कि 3 साल पहले मैंने ग्रुप जैसे स्टार्ट किया, ये 47, 49, 50 ईयर्स हो चुके हैं सब। मैं शैली जी को कब से इंडिया थिएटर फोरम के टाइम से देख रहा हूँ, तो 3 साल में भी अगर आपकी ऑडियंस बनती है, जैसे नाटक चालू किया तो वो माउथ पब्लिसिटी पे, जैसे वो परसाई जी की कहानी पे जो किया, वो कोई यंगस्टर देखने आया, फिर वो अपने पेरेंट को, ग्रैंड पेरेंट्स को लेके आया गोल्डन जुबली दिखाने, तो मुझे प्रचार प्रसार जितना होता था उतना किया, लेकिन वो पब्लिक ने ही, ऑडियंस जब आई दोबारा तो वो माउथ पब्लिसिटी से आई। तो हर नाटक की ऑडियंस है, बस थोड़ी सी कोशिश हमें और करनी है, किस जगह पे वो स्वाद लाना या एक आदत डालनी है, मैं वही कहता हूं। तो आकर्षण तो रहेगा फिल्मों का, लेकिन ये है कि हम जो कर रहे हैं उसके प्रति हम आकर्षण कैसे लाते हैं वो देखना है हमें। नहीं, अब मुझे लगता है कि बच्चों के थिएटर की बात की जाए, और सौरभ तुमने कुछ नाटक बच्चों के किए हैं, तो तुमसे बातचीत शुरू करते हैं और फिर इस तरफ लगातार आएंगे। जी, तो मैंने तो नाटक लिखने की शुरुआत एक्चुअली बच्चों के नाटक से की। सबसे पहले तो मुझे बहुत लगाव है बच्चों के रंगमंच से, और मैं सबसे ज्यादा अभी जब थिएटर में हुआ, शैली जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। वो जैसे अलग अलग जगह जाकर करती हैं थिएटर, उत्तराखंड में गए, उनका हर साल जो होता है वो बस में जाती हैं अलग अलग, जैसे अभी सीतापुर उन्होंने बताया कि वहां पर जाके परफॉर्म किया, अपने बारे में ज्यादा बता पाएंगे। लेकिन मैंने सिर्फ लिखने से शुरुआत की, तो बच्चों का नाटक पहले लिखा, सुर वर्सेस असुर, उसके बाद 3 नाटक और जो है वो बच्चों के, और बच्चों के बीच जाके एक तो सबसे मजा मुझे ये आता है कि बच्चे हर किसी में अपने आप को झोंकने के लिए तैयार है, कुछ डर नहीं है, कुछ नहीं। और मतलब वो बोलते हैं ना कि मिट्टी का लौंदा है वो, कि मतलब आप जैसे ढाल दोगे वैसे हो जाएगा। तो वो अच्छी भी चीज है और ट्रिकी भी है कि आपको समझना पड़ता है कि आप क्या चीज प्रपोज कर रहे हो, चाहे वो लिखने में हो,
चाहे वो दिखाने में हो, तो वो आपको जैसे मैं शुरू में लिखता था, मुझे याद है कि जब सुर वसे असुर या फिर उसके बाद जो नाटक लिखा था तो शैली जी देखने आई थी, तो पहले मुझे नहीं पता था। आप फ्री फ्लो में लिख देते हो, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस एज ग्रुप का है जी। लिखते हुए लगता था कि ये है, लेकिन वो उस एज ग्रुप के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपके दो तरीके के होते हैं, एक बच्चों के लिए और एक बच्चों के द्वारा। बिल्कुल। एक थिएटर है जिसमें आप बच्चे ही कर रहे हैं या वर्कशॉप्स करते हैं तो उसमें बच्चे कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए में भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या एज ग्रुप तक ये बात पहुंचानी है, उसकी मानसिक उसके लिए सही है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से वो लिखते समय थोड़ा थोड़ा पढ़ता था कि खुद पहले एजुकेट होएं, तो पहले नाटक के बाद फिर थोड़ा पढ़ के चीजें की। और अभी जो मैं नाटक लिख रहा हूँ वो उसी बारे में कि क्योंकि पेरेंट बन गए, 8 साल का बेटा है, तो फिर आपको लगा कि अब धीरे धीरे आप उस चश्मे से भी देखने लगते कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या चीज कर रहा है, या हम लाद तो नहीं रहे। तो रंगमंच करते समय भी वो चीज लाने की कोशिश करते हैं बच्चों के रंगमंच में कि हाँ, कि उस पे सही चीज हो और आदत पड़े उसकी। शैली, आप तक पहुंचना जरूरी, क्योंकि ये सवाल मुख्य रूप से आपसे भी होना चाहिए, क्योंकि आप डेडिकेटेड हैं बच्चों के रंगमंच के लिए। तो दो तरह के चलन हैं, बच्चों द्वारा बच्चों का रंगमंच और बड़ों द्वारा बच्चों का रंगमंच। तो ये दोनों धाराएं कैसी चल रही हैं? अभी पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो दोनों धाराओं में काफी काम बढ़ा है राष्ट्रीय स्तर पर, और इसका थोड़ा श्रेय जो है हमारे नेशनल एजुकेशन जो NCF है, करिकुलम फ्रेमवर्क, या NEP जो 2020 में आया है, उसमें कला पर काफी जोर दिया गया है। और जो नए नए स्कूल्स पनप रहे हैं सब जगह, वो थोड़ा सा दिखावा करने के लिए भी थिएटर करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको स्कूल का नाम रोशन करना है। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बच्चों द्वारा नाटक में बच्चे स्कूल की प्रमोशन कर रहे होते हैं, ना कि अपना कुछ अपनी कला दिखाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब जगह ऐसा होता है, तो उसका वो एक नेगेटिव साइड भी है, लेकिन कई ज्यादा स्कूलों में बच्चों द्वारा रंगमंच हो रहा है, मतलब हजारों की तादाद में ऑल इंडिया में अगर आप देखें, तो वो अच्छी बात है। क्वांटिटी बढ़ेगी तब क्वालिटी आएगी। और बच्चों के लिए जो नाटक हैं वो अभी कम हो रहे हैं। बड़े शहरों में है, दिल्ली में कम है, कलकत्ते में कम है, बैंगलोर में काफी ज्यादा है, और बंबई में तो है ही। पूना में भी मतलब 70 के दशक से मराठी थिएटर बच्चों के लिए चलता आ रहा है। तो बच्चों द्वारा नाटक कई सारे हैं, लेकिन फेस्टिवल्स कम हैं, तो मौके कम मिलते हैं नए ग्रुप्स को दिखाने। लेकिन जैसे अभी हमारा काम गिल्लो रेपेट्री में हमारे भी 16 साल कंप्लीट हुए हैं, और लगभग 2 लाख बच्चों तक हमने नाटक पहुंचाया है इस अरसे में। तो स्कूलों में बुलाया जा रहा है, लेकिन हम कई ऐसे स्कूलों तक भी पहुंचते हैं जो खुद पेमेंट नहीं दे सकते हैं, तो किसी और डोनेशन से या कहीं फंडिंग लेकर, CSR ग्रांट लेकर, तो वो हम कराते हैं, क्योंकि सिर्फ शहरों तक सीमित रहने से काम नहीं चलेगा जी, क्योंकि बच्चे तो सभी जगह हैं। तो जो एक बात पहले से सब लोग कर रहे थे कि टिकट लेकर देखना, बच्चों के थिएटर में थोड़ा सा वो अलग हिसाब हो जाता है कि एक्सेस जो है बिल्कुल वो हमको बनाना है, तो वो तो समाज ही करेगा और बड़े ही करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो 2 धाराओं की आपने बात की, दोनों की अपनी अहमियत है, दोनों की जरूरत है। एक बच्चों को कला से जोड़कर उनमें जो एक बदलाव लाती है, और दूसरा उनको दर्शक बनना सिखाती है। और आपने एक चीज कही शुरू में कि बच्चों को सिखाना, तो मेरा मानना है कि बच्चों के रंगमंच में सिखाने से ज्यादा उनको नाट्य रसिक बनाना जरूरी है। बहुत बढ़िया। कला से जोड़ना, कला की जो मिठास है वो उनकी जिंदगी में घोलना, ताकि वो जिंदगी भर कला से जुड़े रहें, चाहे वो कोई भी काम करें, कोई गृहिणी ही बने या कोई बैंक में काम कर रहा हो, कोई स्कूल टीचर हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई मजदूर हो, जो भी काम कर रहा हो, लेकिन कला से जुड़े रहने की एक चाह। लेकिन क्या ज्यादा हो रहा है टीचर्स की तरफ से भी और अभिभावकों की तरफ से कि मेरा बच्चा कलाकार बनेगा, टीवी पे आएगा, ये लिटिल स्टार्स और इस तरह के जो सब प्रोग्राम्स होते हैं। और हमारा मानना है कि कला और रंगमंच बच्चों को वो अनुभव दिया जाए बेहतर इंसान बनने के लिए, कलाकार बनने के लिए नहीं, ग्लैमर के लिए नहीं। बिल्कुल, एवरी चाइल्ड कैन बिकम एन आर्टिस्ट, बट वो रसिक तो बन सकता है, रसिक दर्शक। बिल्कुल, बहुत सही बात है। बच्चों को थिएटर से जोड़ने के लिए जो समर वर्कशॉप्स किए जाते हैं, उनका क्या असर होता है और आप लोगों की क्या अनुभव इससे जुड़े हुए हैं? मुझे लगता है अब इस पर बात की जाए। मैं पिछले 25 साल से पृथ्वी समर टाइम में वर्कशॉप्स कर रहा हूँ, और लगातार बच्चों के प्ले भी मैंने बहुत सारे किए हैं।
पहला प्ले जब मैंने किया था तो हमारा प्ले जो है ना बच्चों के लिए था, बच्चों द्वारा नहीं था, सब बड़े ही एक्ट कर रहे थे, मगर बच्चों के साथ बच्चे दर्शक जब थे तो उनका शोर शराबा सुनकर हमारे एक्टर्स को पसीना आ गया। यानी बच्चों ने बड़ों को पसीना ला दिया। संजना ने कहा कि अगर आपने इनको फेस कर लिया तो दुनिया में आप कहीं भी नाटक कर सकते हैं। क्या प्यारी बात है। हाँ, बच्चों का इतना शोर शराबा था। हाँ, इतना शोर शराबा था। एक बच्चे ने, एक लड़की ने आगे आके अपना दुपट्टा जो ऐसे बिछा दिया मंच पर, ऐसे आके बैठ गई, एक्टर यहाँ खड़ा हुआ, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि इतना परेशान हुए। फिर हम लोग का एक प्ले है चंदू की चाची, उसके हम लोग कुछ 300-400 शो कर चुके हैं। तो उन दिनों वो जो टाउन में एक ग्राउंड है ना, क्या नाम उसका, जहाँ संजना शो करती थी, हॉर्नबिल सर्कल, हॉर्नबिल सर्कल, वहां पर हम लोगों का प्ले चल रहा ग्राउंड में, और करीब 400-500 बच्चे बैठे हुए हैं। जो लड़का चंदू का रोल कर रहा था उसका 2-3 बार चाची ने नाम लिया चंदू चंदू, तो आगे की रो में एक बच्चा बोलना शुरू हुआ, ए चंदू ए चंदू, और सारे लोग बोलने लगे, वो डायलॉग ही भूल गया। सो मेरा एक्सपीरियंस बच्चों के वर्कशॉप के साथ, मैं 20 शहरों में जाके वर्कशॉप कर चुका हूँ जी बच्चों के। अभी भी 3 वर्कशॉप है मेरे, और पहला प्ले लड्डू गोपाल एक किया था मैंने, उसके बाद और भी प्लेस किए। अभी भी मेरा नया एक प्ले आ रहा है, AI पे आ रहा है। अच्छा, हाँ, आप भी AI की तरफ मुड़ गए। आया रे आया, AI आया। 3 मई को NCPA में ओपन है वो जी। तो बच्चों की बहुत ही ग्रेट ऑडियंस है, ग्रेट ऑडियंस। क्या ये ऑडियंस आगे चलकर एक अच्छे रसिक में बदल रही है? क्योंकि आप 20 साल से कर रहे हैं। बदल चुके हैं सर जी। मेरे वर्कशॉप में जो बच्चे थे वो अब मेरे ग्रुप के एक्टर हैं। क्या बात है। जो 7-8 साल पहले थे वो अब बच्चे ग्रुप के एक्टर हैं, या वो कहीं ना कहीं थिएटर कर रहे हैं, या ऑडियंस में भी आते हैं जी। सो उनको जो है ना, अगर वर्कशॉप में बहुत आनंद आएगा तो उसको रोकेंगे थोड़ी, वो तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल, जो बात शैली ने कही कि बच्चों को एक अच्छा रसिक दर्शक बनाना बहुत जरूरी, जो एक संस्कार देना बहुत जरूरी। और सबसे बड़ी चीज है, बच्चे आपकी ऑडियंस बढ़ाते हैं। हाँ, कि बच्चों को अगर पसंद आया प्ले तो वो माँ बाप को लेके आएंगे, तो माँ बाप को तो फोर्सफुली आना ही है। जी जी जी। तो चंदू की चाची में बैठता हूं मैं कि चंदू कम है, चाचियां ज्यादा हैं। बहुत सही है। प्रीता जी, आप क्या कहती हैं? क्या है कि बच्चों के साथ काम करना मजेदार तो है ही। हमने भी एक प्ले किया था अकल की पुड़िया, और मैं ऐसे प्ले करना चाहती हूँ बच्चों के साथ जिसमें बच्चे भी हों। सीनियर्स तो होंगे ही, लेकिन कुछ 2-3 बच्चे भी हों, क्योंकि उससे ना ऑडियंस में रिलेटेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है एंड ऑल दैट। पर दे आर वेरी इजी टू वर्क विद। अभी हमने सीता बनवास किया एक नाटक, जिसमें लव और कुछ होने हैं। तो मैंने डायरेक्टर साहब से कहा, अतुल तिवारी जी से, कि हम 17-18 साल के 2 लड़कों को लेंगे जो थोड़े यंग दिखते हैं, तो वो इतने लंबे लंबे हिंदी के डायलॉग्स कैसे ये बच्चे रटेंगे। नहीं, अतुल जी ने कहा नहीं, वो इनोसेंस चाहिए, मतलब 13-14 साल वाली इनोसेंस चाहिए। ओके, डायरेक्टर कह रहे हैं तो लेना पड़ेगा। तो हमने ऑडिशन करके 4 बच्चों को लिया कि 2-2 बैकअप रखेंगे। हाँ, मतलब कुछ शोज ये करेंगे, कुछ शोज वो करेंगे। बट उन्होंने डायलॉग सबसे पहले याद कर लिया। वाह वाह। और मतलब जैसे शाम को रात को जो भी बैठ के पढ़ते होंगे ना, तो उनके होमवर्क में ये एक एक्स्ट्रा होमवर्क था, जबकि आपको लग रहा था ये मुश्किल होगा उनके लिए। तो ये एक्स्ट्रा होमवर्क था कि ये डायलॉग्स याद करें। एंड पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। तो आई फील कि अगर पेरेंट्स सपोर्ट करने वाले हों तो यू विल हैव गुड आर्टिस्ट, चाइल्ड आर्टिस्ट ऑल्सो, एंड बच्चे जो बड़े होकर रसिक दर्शक भी बन जाएंगे। बिल्कुल। सौरभ, आपका क्या अनुभव रहा है? मेरा तो निजी अनुभव ये रहा कि जब मैंने मॉस्किटो किया तो आहान जो है हमारा बच्चा, वो जाता था रिहर्सल में, और बहुत बार उसके तो हमसे तितली बना के हमने एंट्री करवाई थी कि तू थिएटर में रहे और हम भी काम कर पाए। अच्छा, इसलिए ये तो बदमाशी है। ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आप बॉम्बे में जैसे फैमिली आपकी जब न्यूक्लियर फैमिली है कि वो जबलपुर में है, बाकी तो हम लोग ऑप्शन ही नहीं कि भाई आपको जाना है, और दोनों माँ बाप यही रंगमंच करते हैं, बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही कैसे। तो मुझे ये आश्चर्य होता था कब वो सुन लेता है डायलॉग। घर में जब हम कुछ बोल रहे थे कहते इसके बाद पीछे से आवाज आती है ये लाइन थी। तो मुझे ये होता है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, माहौल देने की वाली बात है कि आप जो वर्कशॉप वाली बात से जहां बात हुई थी, तो वो मेरे ख्याल से देखिए 7 दिन या 10 दिन में आप उसको कुछ बना नहीं दोगे, लेकिन आप इंट्रोड्यूस जरूर कर दोगे जिसमें भी उसकी रुचि है, चाहे वो डांस में है या गाने में रुचि है या अभिनय में रुचि है। तो वो बहुत अच्छी बात है कि वो उसमें
एक जैसे जो इंटरेस्ट वाले बच्चे हैं, आप जिस चीज में उसमें 10 बच्चे और आ रहे हैं, तो आप उसके साथ ग्रो करना और आपको मजा आता है कि अच्छा ये भी कर रहा है, तो वो आप एक बन जाएगी, झिझक खत्म होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि भाई आपको वो माहौल बच्चे के लिए कंफर्टेबल है, उसको अपना जैसा लगे। और पृथ्वी समर टाइम हो या कहीं पर भी बच्चे की वर्कशॉप होती है, वो बहुत अच्छा माहौल है उनको उस चीज से इंट्रोड्यूस कराने का। एक तो बीज पड़ता है, एक सामूहिकता भी बढ़ती है, और एक चीज जो बहुत जरूरी है वो झिझक जो मिटती है, जो सौरभ ने कहा। कुछ मजेदार एक्सपीरियंसेस बताइए शैली आप अपने। हमने 1 साल के बच्चों के लिए भी नाटक किया है। तो हमारा एक नाटक है चिड़िया उड़, अब नहीं चल रहा, वो बंद हो गया। तो वो 1 से 3 साल की उम्र के बच्चों के था। उनको तो कितना कम समझ आता है। हाँ, तो वो नॉन वर्बल है, उसमें भाषा नहीं, मूक अभिनय है उसमें। अच्छा। और उसमें संगीत और नृत्य का काफी इस्तेमाल किया था। उसमें एक छोटा बच्चा और एक चिड़िया, इनकी दोस्ती की कहानी है। लेकिन कहानी मतलब उस तरह की नहीं है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर वो सीक्वेंस उस तरह से छोटे बच्चों को नहीं समझ में आता। तो उसमें कुछ मोन्टाज की तरह है कि यहाँ एक कुछ हुआ, खेल लिए, फिर कुछ दूसरा खाना खा लिया, वो उस तरह के इंटरैक्शंस हैं। तो जब हमने भी पहली बार किया तो हम भी सोच रहे थे कौन करता है, कौन आएगा, कैसे होगा। फिर हमने उसकी इटालियन डायरेक्टर हैं वेलेरिया फ्रोबेती, उनके साथ ट्रेनिंग की थी और फिर हमने ये नाटक बनाया रेजिडेंसी में। इसके हमने 40 से ज्यादा शोज किए, लेकिन इसमें 20 या 25 बच्चों से ज्यादा ऑडियंस नहीं होती, और छोटी छोटी जगहों में। तो कई बार ऐसा होता था कि छोटे बच्चे अब 1-1.5 साल के हैं, नीचे गद्दे पे बैठे हैं, तो अगर कोई खिलौना दिख गया मंच पर तो वो मंच में घुस आते हैं। और छोटे बच्चों के नाटक में आपको ऐसा नहीं कि प्लेटफॉर्म वाला स्टेज, सीधा ही चाहिए, क्योंकि उन्हें तो उनको दिखता नहीं, गर्दन ऐट जाएगी। अब मम्मियां जो है उनको उनके जो मतलब कपड़े हैं वहां से बेल्ट से पकड़े रखे हैं कि ये मंच पर जाए नहीं, और जैसे ही नाटक खत्म होता है फिर हम उनको खेलने देते हैं सामान से, तो वो तुरंत आ जाते हैं रेंगते हुए और फिर खेलने लगते हैं। तो इस तरह की फनी चीजें बहुत सारी हुई। एंड ड्यूरेशन क्या होता है ऐसे नाटक का? 20 से 30 मिनट। लड्डू गोपाल प्ले था, उसमें राजा और उसके 2 मंत्रियों के कुर्सियां थी बड़ी अभी। इंटरवल होते ही बच्चे इतनी जोर से भाग के राजा की कुर्सी पे बैठते थे जी, और फिर वो शुरू हो जाता था कि हुजूर, मतलब 15 मिनट 10 मिनट के इंटरवल में उनको वहां पर पूरा एक्ट वो बना लेते थे बच्चे। हाँ, वो भाग के आएंगे बेटा। फिर एक आदमी को पहले बैक स्टेज वाला उनको हटाता था, चलो निकलो, बैठो, चलो दूसरा एक्ट शुरू होने वाला है। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक प्ले किया नकचड़ी। उसमें एक सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट एंड होते होते सेकंड पार्ट में एक चुड़ैल का रोल था, तो काफी उसको गेटअप वेटअप दिया हम लोगों ने। तो हमने उसको, हमारी एक्ट्रेस को बोला तुम यार इतना हैवी गेटअप मत करो। बोला मुझे ओम जी सज लेने दो। तो काली ड्रेस व्रेस पहन के काफी, तो मैंने कहा बच्चे डर जाएंगे, भागने जाए। बट आप यकीन नहीं करेंगे, बच्चे डरे नहीं, बल्कि बच्चे सबसे ज्यादा उसी को पसंद किए। क्या बात है, कुछ नया दिखा उनको। मैं तो कान पकड़ता हूँ जब बच्चों का प्ले होता है कि बच्चे पता नहीं क्या हो जाए। हाँ, बच्चे चुप रहे हैं, ये हमारा भाग्य है, और बच्चे चिल्लाए तो ये उनका भाग्य है। क्या बात है। तो उस प्ले में एक बच्चे का रोल करते करते वो एक कहानी सुनाता है, मतलब कहानी नहीं, वो पहले अपने बारे में बोलता है, फिर मम्मी आके बोलती हैं, फिर वो बोलता है कि देखो मेरी मम्मी आ रही है मुझे ढूंढने, अब किसी को बताना नहीं। उसके हाथ में चॉकलेट होती है, बोलते सबको चॉकलेट देंगे। तो वो ऑडिटोरियम में जाके पृथ्वी में सीट पर बैठ जाता था। कितनी बार शो में ऐसा हुआ कि या तो बच्चे चुप रहते थे या एक साथ बच्चे बोलते थे मम्मी आते ही कि ये बैठा है। फिर उसके बाद वो उसको कान पकड़ इसके खींच के लाती थी। तो कई बार बच्चे कलेक्टिवली डिसाइड करते थे बगैर बोले कि आज नहीं बताना है। अरे गजब है। और कई बार बच्चे आते ही बोल देते थे ये बैठा है। हाँ, वाह, यू कैन नॉट एंटिसिपेट कि बच्चे क्या करेंगे। जैसे उनको कुछ भी इंटरेस्टिंग दिखेगा वो आ जाएंगे, वो आपसे मिलने आ जाएंगे, तो वैसा है। और वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि अभी मुझे एक याद है, ओपन एयर शो था बच्चों का, और उसमें गिरगिट देवी आती है, और वो जो मतलब एक किट्टू है बच्ची, उसको थोड़ा सा डराती है, उसके अंदर डर डालती है ऐसे कहानी। वो इतने ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व थे कि मम्मी को बोले कि मैं मंच पे चले जाऊंगा, मैं रोकूंगा इसको, मैं रोकूंगा। तो वो इतना ज्यादा वो स्टोरी में भी हैं और मतलब वो रियल समझ रहे हैं। क्या बात है, ये बहुत पॉजिटिव बात है। मुझे लगता है इस बात की डोर पकड़ के एक गाने की तरफ बढ़ेंगे। आप लोगों में से कौन बताएगा कि अगला गाना कौन सा होना चाहिए? बच्चों की बातें हो रही है तो ऐसा कोई गाना होना चाहिए। लकड़ी की काट। इस बात पर तो कम से कम कंसेंसस हो सकता है कि यही गाना होना चाहिए। लकड़ी की काट
काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई, टकबक 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 टकबक। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी, टकबक 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 टकबक। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, चलता है मेहरूली में पर घोड़ा अपना अरबी है। घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, चलता है मेहरूली में पर घोड़ा अपना अरबी है, बात छुड़ा के दौड़ा दौड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। गाने से पहले ओम जी आप कुछ कह रहे थे। बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब जैसे ये एक प्ले है चंदू की चाची, उसमें चंदू का नाम है चंद्र प्रकाश रुद्र प्रसाद फातर फेरकर। अरे बाप रे। सबसे पहले चंदू यही बुलवाता है। प्ले कर रहा था मैं जिसका नाम था मम्मी प्लीज, वो 90% मार्क्स पे था, उन दिनों बहुत सुसाइड वगैरह हो रहे थे। तो उसमें एक कार्टून कैरेक्टर हम लोगों ने क्रिएट किया था, जो लड़का है उसमें रोल करता है, उसको मम्मी बाय होकर चाहती है 90% मार्क्स आए। वो अच्छा क्रिकेटर है, वो अच्छा पोएम लिखता है, लेकिन बोलती नो। तो वो एक दिन कंप्यूटर पे बैठा है, तो ऐसे ही अपने बड़बड़ कर रहा है, इतने कुछ आवाज आती है, तो वो देखता है, चौंकता है, फिर वो बोलता है मैं तुम्हारे कंप्यूटर पे हूँ। सो कंप्यूटर में जो एक हमने कार्टून छोटा सा लगा रखा था, वो जिंदा हो जाता है। ओके। और वो जिंदा होकर दिखता है उसको सिर्फ। उसका नाम था पिगलू। तो एंड होने के बाद जब कहानी खत्म हो जाती है तो बोलता है सूत्रधार, चलो तुम सब कैरेक्टर्स किताब से निकले थे, वापस जाओ, गो बैक टू योर प्लेस। तो ही रिफ्यूज टू गो। अरे वाह वाह। तो वो ऑडियंस में चला जाता था, ऑडियंस में बोलता था आई डोंट वांट टू गो,
मैं फिर से कंप्यूटर पे चिपकना नहीं चाहता, मुझे घर ले चलो, तो पूरी ऑडियंस उसको घर ले बच्चे ले जाने को तैयार। क्या बात, उसको खींच के पकड़ के बच्चे पूरी कास्ट लाती थी और वो रो रहा है और बच्चे हाथ पकड़े हुए हैं। तो ये तमाशा जो है ना, ये आपको बड़ों के नाटकों में देखने को नहीं मिल सकता। ये वाह, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब जैसे कहो ना, हर चीज नपी तुली, ये कैसे हो रहा, वो कैसे हो रहा, पूरे जैसे ना, तो गलत शब्द तो यूज नहीं कर रहे लेकिन भ्रष्ट हो चुके अच्छा, बच्चों में नहीं है। क्योंकि बच्चों की बात हो रही है, तो क्या बड़ों के नाटक देखने के लिए टीनेज और उससे थोड़े यंग बच्चे, उससे थोड़े बड़े बच्चे आते हैं, और उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? बिल्कुल आते हैं। हम लोग एक्चुअली लिखते हैं वहाँ पे ओवर 6 ईयर्स, तो 6 साल के ऊपर जो भी बच्चे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो हाय मेरा दिल प्ले है, बहुत बच्चे देखते हैं। एंड आफ्टर द शो एक पेरेंट कपल आएगा, बोलेगा जब मैं छोटा था ना, इसके उम्र का, अपने बच्चे को लेके, तब मैं ये प्ले देखने आया था। तो अब अपने बच्चे को क्या बात है। तो ये एक नॉस्टैल्जिक एलिमेंट भी जुड़ता है इसमें। हाय मेरा दिल जैसा प्ले है और कॉमेडी प्लेज है, बच्चे आते हैं देखने एंड दे एंजॉय इट ऑल्सो। मैं बड़ों के नाटक करती हूँ नहीं अब तो, जी। लेकिन अनुभव एक और बताना चाह रही हूँ, बच्चों का ग्रास्प और किस तरह से उनको याद रहता है। नैनीताल के पास एक छोटा सा गांव है सीम, वहाँ एक हैप्पी चिल्ड्रंस लाइब्रेरी है, जहाँ हम पिछले 4 साल से लगातार जा रहे हैं परफॉर्म करने। और करीब 120 बच्चे हैं उनकी लाइब्रेरी में। स्कूल के बाद वहाँ आते हैं, कम्युनिटी लाइब्रेरी है, करीब 14 गांव से बच्चे आते हैं। 2 साल पहले हम वहाँ एक नाटक ले गए थे, खिचड़ी, जो एक लोक कथा पर आधारित है। आधे बच्चे आए थे प्राथमिक वाले, उच्च प्राथमिक वाले आए नहीं क्योंकि उनका कुछ एग्जाम था, तो उनकी छुट्टी देर से हो रही थी, देर से स्कूल छूटा है, तो उनका वो नाटक मिस हो गया। लास्ट के सीन में आए वो, तो करीब कुछ 30-35 बच्चे देर से आए और उन्होंने कहा दीदी हमने तो देखा ही नहीं नाटक, पिछले साल आपने हमको 3 दिखाए थे, इस बार हमारा छूट गया। तो हमने कहा अब हम फिर से करें। तो हमारे साथ उस वक्त पूजा स्वरूप जो कलाकार हैं वो इसमें एक्ट कर रही थी, उन्होंने कहा हम बच्चों से करवाते हैं। ऐसे ही बस हंसी मजाक में कहते अरे बच्चे ही कर लेंगे अब तो, हम बैठ जाते हैं, हम थक गए। तो ऐसे ही मजाक में 10 मिनट के अंदर हमने बिना डिस्कशन किए ऐसे ही तय कर लिया कि उसमें 5 कलाकार थे, तो 5 कलाकार के साथ जिस बच्चे को एक्टिंग करनी है, तो उसमें मान लीजिए एक किरदार था भोजन माता, जो मतलब मिड डे मील पकाती हैं। तो अलग अलग किरदार के साथ 1-1, 2-2 बच्चा आके खड़ा हो गया कि हम ये रोल करेंगे। तो उनको जैसे मतलब उनकी परछाई बन के दूसरा शो 5 मिनट के अंदर हमने शुरू किया। किसी बच्चे को कोई डायलॉग नहीं याद है, कुछ नहीं, हमने कुछ बोला ही नहीं उनको। वाह। पूरा प्ले आधे घंटे का वापस किया। मेन एडल्ट एक्टर थे, वो चल रहे हैं और डायलॉग बोलने जा रहे हैं, बच्चे ने डायलॉग बोल दिया है, अभी 10 मिनट पहले प्ले देखा है और याद है सब, और सारा याद है, और अपना भी डाल रहे हैं उसमें। वाह वाह वाह। हम तो मतलब 6 के 6 लोग रो दिए थे उस दिन, लिटरली रो दिए थे देखकर। क्या सुंदर बात, क्या अद्भुत बात है, आश्चर्यचकित है ये। मैं बताऊं, जोधपुर में मेरा एक वर्कशॉप था 20 दिन का, तो अद्भुत था वो। बच्चे छोटे छोटे थे, उसमें 4 साल से लेके 8, 9, 10 साल के बच्चे थे। अब उनकी दादियां आती थी छोड़ने उनको, बैठ जाती थी कुर्सी पे। 1-2 दिन के बाद वो बोली कि हम लोग बेकार हैं, अब हम लोगों के पास कोई काम नहीं है, बच्चों के बच्चे हो चुके हैं, तो हम लोगों को भी करवाओ ना। अरे वाह 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 वाह, ये तो मतलब हम बच्चों के थिएटर की बात कर रहे थे, ये ग्रैंड पेरेंट्स का थिएटर। तो हमने कहा, हमने पूछा उनसे जो ऑर्गेनाइजर थे, मैंने कहा आपको तो बोले नहीं। तो फिर पता चला बच्चे वर्सेस दादी पूरा वर्कशॉप हो रहा है। वाह वाह वाह, ये भी अद्भुत है। वाह, 40 दिन तक। और हम लोगों का आखिरी दिन एक ऑडिटोरियम में, वहां पे माथुर साहब थे तब, शो रखा था उन्होंने, बच्चों ने छोटे छोटे स्किट्स किए थे। तो 7 बजे का शो था, बच्चे और दादी मिला के 40 लोग थे। वो 40 लोगों के परिवारों के दोस्त सब मिला के जितने भी हों, हॉल ऐसे ही भर गया, कोई टिकट विकेट तो था नहीं। वो 5 बजे से आके बैठ गए। वाह। हम लोग लाइट कर रहे हैं, हमने कहा यार अभी से मत, बोले कहाँ बाहर खड़े रहेंगे, अब आ गए हैं तो बैठने दो। वाह। 7 बजे का शो है, 2 घंटे पहले ऑडियंस आके फुल बैठ गई। फुल ऑडियंस? हाँ, फुल। क्या बात है, क्या बात है। तो ये सब चीजें जो है ना, बम्बई जैसे शहर में तो आपको, और बच्चों के साथ करने के बाद ही आपको इसका अनुभव होता है। मैंने बड़ों के वर्कशॉप बंद कर दिए जब से पृथ्वी पे वर्कशॉप कर रहे हैं, क्योंकि बड़ों के साथ वर्कशॉप बेकार है करना। क्योंकि आने से पहले वो पूछते हैं
कि आप प्लेसमेंट करेंगे, आप ये करेंगे, वो करेंगे, सो इट इज बेटर टू वर्क विद किड्स। बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अब बातचीत को थोड़ा दूसरी दिशा की तरफ बढ़ाते हैं। बड़े हो जाते बहुत हैं। सारी बच्चों की आप बड़े हो जाते हैं। प्रीता जी, आप ही से शुरू करते हैं क्योंकि लगातार शुरू आप ही से कर रहे हैं। ये बताइए कि बहुत सारे पुराने नाटक मैं लगातार देख रहा हूं कि आप रिवाइव कर रही हैं, जो आपके ग्रुप ने पहले किए हुए हैं उनको रिवाइव कर रही हैं, और ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद भी मुझे लगातार ये देखते हुए एक सवाल हमेशा से आता रहा है कि क्या कंटेम्प्ररी प्लेस की हमारे यहाँ कमी है? क्या नए जरूरी नाटक बदलते हुए दौर के लिखे जा रहे हैं, या हम मजबूरी में पुराने नाटक करने को बाध्य हैं? एक्चुअली मजबूरी में नहीं। कुछ प्लेस जो आपने पहले किए हैं एंड जिनके बहुत अच्छा आपको फीडबैक मिला है, तो वो प्ले आप जिंदा रखना चाहते हैं क्योंकि आपकी ऑडियंस तो चेंज हो रही है ना। जी बिल्कुल। क्योंकि न्यू पीपल आर कमिंग, न्यू पीपल आर वॉचिंग, और आप अलग अलग जगह भी जाकर कर रहे हैं, तो कुछ प्लेस जो सच में जेम्स हैं उनको आप जिंदा रखना चाहते हैं। जैसे अभी हमने रिसेंटली हम दोनों रिवाइव किया था और आपस की बात रिवाइव किया था, जबकि ये बरसों से होते आ रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी जैसे आपस की बात किया, वो 20 साल पहले किया था, अब कर रहे हैं। हम दोनों भी 20 साल पहले किया था, अब कर रहे हैं, बिकॉज वी फील कि ये बहुत अच्छे नाटक हैं विच वर्कड वेरी वेल एंड दे शुड वर्क नाउ। लेकिन एट द सेम टाइम आपको कुछ नई चीज करना, आप चाहते हैं नई चीज करना, क्योंकि वो आप कर चुके हैं, आप देख चुके हैं, लेकिन आप नई चीज तो करना चाहते ही है ना। तो इसीलिए हमने भी सीता बनवास किया। अब सीता बनवास भी एक्चुअली वाज रिटन 100 साल पहले। बिल्कुल। तो आपने ढूंढा कुछ एक अच्छा जो आपको लगा कि इस समय भी रेलेवेंट है। और अभी जैसे आप कह रहे हैं कि क्या नई चीजें लिखी जा रही हैं, डेफिनेटली। ओम जी ने खुद नए नाटक लिखे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो मैं जानती हूँ नाटक लिख रहे हैं। लेकिन क्या वो नाटक वो सिर्फ खुद कर रहे हैं, या आर दे अवेलेबल फॉर अदर्स, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। नादिरा जी ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, लेकिन वो उनका ग्रुप खुद कर रहा है जी, तो दे आर नॉट अवेलेबल फॉर। आज मैं उनका नाटक लेके करती हूँ तो नो पॉइंट ना, क्योंकि वो खुद कर रही हैं जी। तो हम लोगों को खुद को भी नए नाटक लिखना पड़ रहा है। जैसे अभी मैंने एक नाटक कंप्लीट किया है वीर रानी अबक्का पर, तो वो मैं करने जा रही हूँ। लेकिन इसके अलावा हालांकि हिंदी में बहुत ज्यादा नए नाटक नहीं लिखे जा रहे हैं, पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छी कहानियां हैं अपने पास, लिटरेचर की भरमार है हमारे पास। तो हमें वी शुड गो बैक टू दैट। कुछ खोद के निकालना चाहिए, कुछ ढूंढना चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। जी, इस पॉइंट पर मैं सौरभ की तरफ आता हूं, जिन्होंने परसाई की कहानी को एक फुल लेंथ नाटक में बदल दिया। इसकी जरूरत कैसे महसूस हुई थी? चूंकि मैं जिस शहर से निकला हूँ, रंगमंच की शुरुआत जहाँ हुई, तो उसी शहर के हरीश शंकर परसाई जी थे, और जो भी पढ़ाई हुई है उनके निठल्ले की डायरी नाटक करते थे, नर्क से बोल रहा हूँ नाटक, और परसाई रचनावली सब पढ़ी हुई है। तो व्यंग इतना जो उसके आसपास का कहीं ना कहीं भीतर जमा हुआ होगा। तो इसलिए जब इसकी बात आई इसको करने की, गोल्डन जुबली को, तो उनकी एक कहानी है, एक फिल्म कथा को हमने किया कि क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिल्मों का भी शौक था देखने का, घर में ऐसा माहौल होता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, और ये आई तो मेरी दादी के टाइम की मेमोरी वो थी। और जब ये पढ़ा परसाई जी का, तो मैंने कहा शायद इस तरीके से इसको नाटक बनाया जा सकता है। तो बस फिर वो उसका लिखना चालू हुआ, सीन को बढ़ाना, और परसाई जी के अलग अलग जगह से जो माता दीन चांद पे और अलग अलग जगह के व्यंग उसमें हमने शामिल किए। हाँ। बहुत ही दिलचस्प है ये नाटक भी मेरा देखा हुआ है। आज की विविधा में आप सुन रहे थे रंगमंच की वर्तमान स्थिति इस विषय पर परिसंवाद, जिसमें सहभागी रहे ओम कटारे, प्रीता माथुर, शैली सत्यू और सौरभ नैयर। इनसे बातचीत कर रहे थे यूनुस खान। इस बातचीत की पहली कड़ी आज आपने सुनी, और दूसरी कड़ी हम आपको सुनवाएंगे विविधा के अगले अंक में। आज के इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मिला मनीषा सिंह से। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप सुन रहे हैं विविध भारती। विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। Tom tanana tanana dere no, tom tanana tanana dere na ta dare.